एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज हम अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी या वेस्पर सिद्धांत। तो क्या होता है वेस्पर सिद्धांत, क्या होती है वेस्पर थ्योरी, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें वेस्पर थ्योरी की, तो जैसे कि नाम में लिखा है और उस नाम से हमें पता चल जाता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी मतलब क्या हुआ कि वैलेंस सेल यानी कि संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उनके मध्य जो रिपल्सन होता है, उनके मध्य जो प्रतिकर्षण होता है, उसके बारे में एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक था नाइमोन और दूसरा था गिलेस्पी। गिलेस्पी व नाइमोन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और उन्होंने क्या बताया था कि जो कोई भी परमाणु है या कोई भी अणु है, जिस अणु में जो संयोजी कोष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, उनके मध्य क्या होता है कि रिपल्शन होता है, एक प्रतिकर्षण बल काम करता है। वो किस प्रकार से करता है उसके बारे में भी अध्ययन अपने करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सर ठीक है अध्ययन करेंगे, वो सब आप फैक्ट की बातें करना, लेकिन पहले इसकी कोई डेफिनेशन, इसकी कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक सथार में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी अणु है, उस अणु के परमाणु में जो कक्षक होते हैं और उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि उनके मध्य क्या हो, प्रतिकर्षण कम से कम हो। अरे सभी को पता है कौन नहीं होना चाहता लाइफ में स्टेबल? भाई लाइफ में स्टेबल कौन नहीं होना चाहता? सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ क्या हो, स्टेबल हो। यानी कि यही मतलब है। अरे अपने को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, स्टेबल हो पाएंगे क्या? यानी कि अगर अपने ऊपर कोई फोर्स कर रहा है, कोई बल लग रहा है, तो क्या अपने स्टेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई एटम की बात करें और उस एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करूं मैं, उनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और अगर वो बल लग रहा है तो क्या वो एक जगह स्थिर रहेंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। तो क्या होगा कि वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, यानी कि उनकी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होगी कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। सर किन के मध्य है? क्या बात क्या कर रहे हो? अरे इलेक्ट्रॉन पेयर। सर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब तो अरे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सर बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या कहना कह रहे हो? अरे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो चीजें होती है। लोन पेयर क्या होता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, किसी भी परमाणु में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता वो लोन पेयर होता है। और जो किसी भी परमाणु में बंध बनाने में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। अरे सब कुछ एग्जांपल से समझाओ। अरे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, H2O क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो इसके पास बच जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। इस प्रकार से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम डिफाइन कर चुके हैं। तो सर अब मतलब क्या कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो, इस प्रकार की ज्यामिति में क्या होता है कोई भी अणु रहना चाहता है। सर ज्यामिति आकृति, ज्यामिति आकृति दो वर्ड आ गए। हाँ यही तो वेस्पर थ्योरी है। अरे यही तो वेस्पर थ्योरी है। ये ज्यामिति और आकृति में डिफरेंस करता है। जैसे कि हमने कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा यही चैनल पे, कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उसकी आकृति सर रेखीय होगी। सर अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी आकृति रेखीय होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी आकृति, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी चतुष्फलकीय होगी। इस प्रकार से हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था और उस हाइब्रिडाइजेशन में उनकी आकृति पढ़ ली थी। लेकिन ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति वो होगी कि वो एक्चुअल में अणु किस प्रकार से होगा। यानी कि जैसे मैं बात कर लूं NH3 की, NH3 की मैं बात कर लूं तो NH3 में क्या होता है कि तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। तो NH3 का
संकरण अपने निकालेंगे तो संकरण कैसे निकलेगा कि सर आपने कल हमें एक ट्रिक बता दी थी, बहुत इजी थी कि कितने सिग्मा बॉन्ड, NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड, NH3 की बात कर रहा हूं मैं, NH3 की, ये NH3 और इसके एक लोन पेयर। सर इसमें क्या है कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी टोटल 4, और 4 का मतलब सर sp3, सर 4 का मतलब संकरण क्या, sp3। अब इसका sp3 संकरण होगा और sp3 संकरण के इसके अकॉर्डिंग इसकी आकृति होनी चाहिए, वो त्रिकोणीय होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, तो ये H और ये H, NH3 की आकृति कुछ इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं होगी इसकी NH3 की आकृति, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इन हाइड्रोजन पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ये हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन। यानी कि ये ऐसा कुछ होगा कि लोन पेयर और बोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा। इस सब के बारे में सिद्धांत दिया था, एक वेस्पर सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, और ये गिलेस्पी और लाइमो ने दिया था। तो सर क्या था वो लोन पेयर, बोन पेयर, ये एक ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स कौन लगाएगा और सबसे कम रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लगेगा। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि 2 LP, 2 लोन पेयर, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा। सर इसका कारण क्या है कि सर बंदी युग्म और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में आप बोल रहे हो कि बीच में लगेगा, मतलब मीडियम प्रतिकर्षण बल लगेगा। लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच, जो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में हाईएस्ट प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका कारण क्या है, चलो इसका कारण जानते हैं। इसका कारण बहुत ही इजी सा कारण है, इसका कारण जो है बहुत ही इजी है। तो सर क्या है वो कारण, है क्या, वही कारण अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। बहुत इजी सा कारण है उसका, कि बात करते हैं अपने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो के बीच में कोई एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन है और इधर एक लोन पेयर है, ठीक है। सिर्फ अपने मान रहे हैं कि ऐसा कुछ है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है सर, ये तो किसी हाइड्रोजन की कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा। सर यहाँ पे हाइड्रोजन का नाभिक भी तो होगा, बिल्कुल होगा। सर ये ऑक्सीजन का है, यानी कि ये ऑक्सीजन के किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा, सर बिल्कुल लगा रहा होगा। अरे ये हाइड्रोजन का नाभिक होगा, ये ऑक्सीजन का नाभिक होगा। ये नाभिक इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ। अरे पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज। अरे प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को खींचेंगे और प्लस प्लस दूर भागेंगे। तो वही तो है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज। तो इन इलेक्ट्रॉन पे ये दोनों नाभिक क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल लगेगा ना, तो वो इन दोनों नाभिकों के द्वारा लगेगा और इन दोनों नाभिकों के द्वारा लगाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हो जाएंगे। लोकेलाइज्ड मतलब स्थानीकृत, यानी कि ये एक स्थान पे क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, यानी कि ये ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सर इनके ऊपर, इस बॉन्ड पेयर के ऊपर दो नाभिकों के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है। अरे सर ये तो बहुत कमाल की बात बता दी आपने। तो फिर सर लोन पेयर में क्या ऐसा लगता नहीं है? अरे कैसे लगेगा जब लोन पेयर यहाँ पे स्थित है। हाँ इस लोन पेयर पे ये वाला नाभिक लगा रहा है, मुझे भी पता है कि ये ऑक्सीजन वाला जो नाभिक था ना, ये इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल लगाया जाता है, अपने को पता है। लेकिन ये हाइड्रोजन वाला नाभिक है ना, ये बहुत दूर हो गया, इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो गई। अब दूरी ज्यादा होने के कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो बहुत ही कम लगेगा, नेग्लिजिबल लगेगा, नगण्य के बराबर लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये डीलोकेलाइज्ड होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन होंगे इनके ये अपना स्थान बदल पाते हैं, अपने स्थान बदल सकते हैं।
तो सर यानी कि फिर आप ये कैसे बता सकते हो लोन पेयर, अरे जब इनके मध्य ये दो एलपी है, इनके मध्य जब प्रतिकर्षण बल काम तो कैसे करेगा, अरे करेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अरे नेगेटिव, अरे दो माइनस आगे से एक दूसरे के पास कैसे आ सकते हैं, एक दूसरे से दूरी तो भागेंगे, ये दूर भागेंगे, यानी इन दोनों के मध्य लोन पेयर के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये दोनों लोन पेयर कुछ इस प्रकार से, ये अभी ऐसे हैं, कुछ इस प्रकार से खुल जाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन जब बात करें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो सर यहाँ पे ज्यादा क्यों नहीं होगा, अरे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक तो एलपी है, एक तो लोन पेयर है, लेकिन दूसरा क्या है, बॉन्ड पेयर है, दूसरा क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो ये बॉन्ड पेयर तो स्थानीयकृत होता है, लोकलाइज्ड होता है, जबकि ये डीलोकलाइज्ड होता है। तो ये इन दोनों के मध्य जब फोर्स लगेगा ना, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो कम लगेगा, क्योंकि इस बॉन्ड पेयर के ऊपर एक और आकर्षण बल काम कर रहा है, कौन सा, जो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के द्वारा लगाया जा रहा है। और फिर बात आती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो उससे कम लगेगा, किससे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। तो इस प्रकार से ये वेस्पर सिद्धांत है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण उससे कम, और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी अणु में अगर एक लोन पेयर आ जाए ना, तो उसकी आकृति जो होनी चाहिए थी, उसकी ज्यामिति जो होनी चाहिए थी, वो ज्यामिति नहीं रह जाती, जबकि उसकी ज्यामिति चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है, अरे देखिए इधर क्या है, चार बॉन्ड पेयर युक्त आकृति है, मैंने ये कोई भी अणु की एक आकृति बनाई है जिसमें चार बॉन्ड पेयर है, यानी कि कोई भी एक, जैसे CH4 मान लेता हूं मैं, ये मीथेन क्या करती है, CH4 मीथेन क्या करती है, इसमें क्या हुआ कि सर इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं चार, और उन्होंने चार बॉन्ड बना रखे हैं, तो चार बॉन्ड पेयर है, तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। तो सर फिर ये क्या है, अरे ये मान लेता हूं मैं NH3 क्या करती है, जिसमें क्या है कि तीन तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, यानी तीन तो बॉन्ड पेयर है, जबकि नाइट्रोजन पे एक एलपी भी है, नाइट्रोजन पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। अब जब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे स्थित होगा, तो इसकी ज्यामिति चेंज हो जाएगी। सर इसमें ज्यामिति में ये क्यों हुआ, ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास कैसे आ गए, अरे ये वाले बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास कैसे आ गए, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था ना, वो कम लग रहा था। जबकि यहाँ पे क्या है, अरे सर यहाँ पे तो एलपी की बात आ गई, अरे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन फोर्स की बात आ गई, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो एज कंपेयर टू इट ज्यादा लगेगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा। यानी कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो थोड़ा नीचे खिसक जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर यहाँ ना होके थोड़ा नीचे खिसक गए, और इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है अब वो न्यूनतम लग रहा है, इस स्थिति में न्यूनतम लग रहा है। और यही तो वेस्पर सिद्धांत था कि इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो यही तो वेस्पर सिद्धांत है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इस प्रकार से क्या है कि ज्यामिति सेट हो जाएगी कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम रहे। अब इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम है, अब ये जो अपनी जो ज्योमेट्री आई है ये स्टेबल है। सर इसका कोई एग्जांपल बताते हैं, आइए SF4 सर आपने कल जो ट्रिक बताई थी, अरे क्या ट्रिक बता दी मुझे तो नहीं पता, अरे ट्रिक बताई थी सर कि जब सल्फर की बात करें तो इसके पास एक लोन पेयर है और 4 सिग्मा बंध है, एक लोन पेयर 1 प्लस में 4 सिग्मा बॉन्ड टोटल 5, और सर 5 जब आ जाए तो आपने फटाक से बोल दिया था कि sp3d संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण होगा। तो sp3d संकरण की आकृति कैसी होती है, अरे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो आप बोल रहे सर SF4 तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बना दो, त्रिकोण बना दो, द्विपिरामिड बना दो, यानी कि सर 4 फ्लोरीन है एक एलपी है, तो क्या है कि 4 फ्लोरीन आ जाएंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा, त्रिकोण और द्विपिरामिड बना दो। अरे नहीं, इसमें क्या होगा कि त्रिकोण और द्विपिरामिड बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट त्रिकोण और द्विपिरामिड नहीं बनेगा। तो इसकी आकृति कैसी हो गई, इसकी आकृति विकृत आकार की हो गई। हुई क्यों, कारण क्या था, कारण देखिए ये क्या है एलपी लोन पेयर और ये क्या है बॉन्ड पेयर, इनके मध्य अरे जब अपने बात करें त्रिकोण द्विपिरामिड की तो कुछ इस प्रकार से नहीं होता क्या, कुछ इस प्रकार से नहीं होता क्या,
ऐसे त्रिभुज आकार नहीं होता क्या? और हमें पता है कि इनके जो बोन एंगल है, बंद कोण है, वो सर ये तो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल होता है। और सर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये जो कोण बनता है, ये कोण क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। और सर यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कुछ इसी प्रकार से होता है जब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय पिरामिडीय की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने को तो क्या वेस्पर सिद्धांत पढ़ना है, तो वेस्पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये अणु है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा कि उनके मध्य रिपल्शन कम से कम लगे, प्रतिकर्षण कम से कम लगे। तो क्या हुआ कि ये जो कोण 180 डिग्री का होना चाहिए था वो कोण हो गया 177 डिग्री का, 177 डिग्री का। और जो ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए था वो है 89 डिग्री का। और जो ये कोण 120 डिग्री का होना चाहिए था वो कोण है 118 डिग्री का। यानी कि इसकी आकृति विकृत टी आकार की हो गई और होनी चाहिए थी त्रिकोणीय पिरामिडीय। यानी आकृति निश्चित रहती है, जियोमेट्री बदलती रहती है। इस प्रकार से ये क्या है, वेस्पर सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अपनी समाप्त होती है। इसके बाद में अपने कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। इसके अलावा NH3 का हो गया और H3O का हो गया, ये एग्जांपल अपने और करेंगे। तो यहां तक आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल करते हैं और उन एग्जांपलों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रियल में ये चीज क्या है। बेसिकली बताया सिर्फ इतना ही गया है कि कोई भी अणु है उसकी ज्योमेट्री इस प्रकार से निर्धारित हो जाती है, इस प्रकार से निश्चित हो जाती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण जो होता है वो कम से कम रहे, या फिर लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण कम से कम रहे, या बॉन्ड पेयर के मध्य जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो कम से कम रहे। हम वेस्पर सिद्धांत पढ़ रहे थे और अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि सबसे पहले मैंने एक SN4 का एग्जांपल पढ़ लिया है। अब SN4 के बाद में हम बात करते हैं NH3, H3O और ClF3। इन तीन एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में वेस्पर सिद्धांत कहता क्या है, कहना क्या चाहता है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है उनके बीच में क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्स लगता है और उसका ऑर्डर कुछ इस क्रम में होता है कि LP BP और BP के बीच में प्रतिकर्षण बल घटता रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं NH3 की। तो NH3 में जो संतुलन है वो संतुलन होता है sp3, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल 4 यानी sp3। आकृति की बात करूं, जब sp3 संतुलन हो तो उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय और बॉन्ड एंगल यानी कि बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। अब इस स्ट्रक्चर पे आओ, अब इस आकृति पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या बता रहा है कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट अकॉर्डिंग टू द रूल कि संतुलन में जब sp3 संतुलन हो तो बंद कोण ये होता है। लेकिन इसमें वेस्पर सिद्धांत काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि इसमें एक लोन पेयर आ गया और ये लोन पेयर क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पेयर पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल डालेगा, जिसकी वजह से इसका बंद कोण घटकर क्या हो जाएगा 107 डिग्री 48 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद में एक चीज और है कि आकृति चतुष्फलकीय है। अरे कहां से दिख रही है चतुष्फलकीय? चतुष्फलकीय आकृति नहीं होकर इसकी आकृति कौन सी हो जाती है, पिरामिडीय। इसकी आकृति कौन सी हो जाती है, पिरामिडीय। यानी कि यही तो वेस्पर सिद्धांत है कि उस ज्योमेट्री में कोई भी अणु रहना पसंद करता है जिस ज्योमेट्री में उनके मध्य लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण बल जो है वो कम से कम रहे। यही तो वेस्पर सिद्धांत है। तो यानी कि ये 109 डिग्री 48 मिनट न रह करके 107 डिग्री 48 मिनट हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट की जगह। इस प्रकार चलिए H3O पॉजिटिव सेम यही रहता है, उसमें भी संकरण sp3 होता है, जबकि आकृति चतुष्फलकीय नाम होकर पिरामिडीय हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो लगता है और उस बल की वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर से थोड़ा दूर खिसक जाते हैं और उनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, जबकि इतना नहीं होकर के 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। अब बात करूं मैं ClF3 की। अब ClF3 का जब हम संकरण निकालेंगे तो संकरण आएगा अपने पास sp3d। सर कैसे आया? अरे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के संयुक्ता को उसमें इलेक्ट्रॉन सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए तो कितने बच गए सर 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अरे 2 लोन पेयर यानी 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल मिला के सर 5।
तो संकरण क्या, sp3d। अरे sp3d संकरण होता है तो सर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि उसकी आकृति जो होगी वो क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। जबकि लोन पेयर दो पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय न होकर के इसकी आकृति जो है वो आकृति है टी आकार की, और वो भी टी कौन सा, अरे मुड़ा हुआ टी। अरे ये देखो ये टी है, टी होता तो ये बिल्कुल सीधी होती है ना, ये फ्लोरिंग यहाँ होता तो इसकी आकृति टी प्रकार की होती, लेकिन ये थोड़ा ऊपर की ओर है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, मुड़े हुए टी आकार की, मुड़े हुए टी आकार की, यानी मुड़े हुए टी आकार की इसकी क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। सर इसमें क्या चेंजेस क्या है, अरे बॉन्ड एंगल देखिए 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दो परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इन दो के मध्य जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। जबकि ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा, और लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। इसकी वजह से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था में ये क्या हो जाते हैं, जियोमेट्री कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम से कम लगे, मिनिमम लगे, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए था वो घट करके 87 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। इसकी आकृति जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए थी उसकी जगह इसकी आकृति मुड़े हुए टी आकार की हो जाती है। तो ये है अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत, नाइकोन-वेगेलस ने इसको दिया था, और जियोमेट्री और शेप के बारे में ये डिफाइन करता है, अंतर बताता है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट